करो। दिख तो नहीं रहा है। हाँ, लेक्चर 2 आ रहा है। स्टार्ट हो गया। हेलो 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 हेलो, वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स के आने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, ये हमारा 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है IIT JEE का, उसका हम लोगों ने कोर्स सीरीज स्टार्ट कर रखा है और इसमें हमारा लेक्चर फर्स्ट हो चुका है। आज अपना लेक्चर सेकंड है। अपना डेली 8 से 9 बजे तक 11th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर होंगे। अभी हम लोगों ने बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रखा है और पूरे के पूरे सिलेबस को अपन लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने सर्कल में इसको स्प्रेड करें। तो कल जो हमने डिस्कशन छोड़ा था, वो छोड़ा था हमने रैशनल नंबर्स पे। तो हम लोग आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ना, तो रैशनल नंबर्स के बारे में हमने एक चीज़ बोली थी कि वो नंबर्स जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। तो इनकी डेफिनेशन थी द नंबर्स which can be represented in the form of P/Q where P, Q belongs to I and Q is not equals to 0। देखो Q ऑब्वियसली 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। यदि किसी नंबर का डिनोमिनेटर 0 है तो वो नंबर डिफाइंड नहीं होता है। यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि 1/0, मैं पूछता हूँ भाई बच्चों ये क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 1/0 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। ये बोलना गलत है, ये बोलना गलत है, क्योंकि इन्फिनिटी अपने आप में कोई नंबर ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, ये कोई नंबर नहीं होता है। ओके, तो फिर किसको क्या बोलेंगे, तो इसका जो करेक्ट बात है कि 1/0 को आप बोलोगे अनडिफाइंड, है ना। अनडिफाइंड, ऐसा कुछ भी चीज़ डिफाइंड नहीं है। लगे हाथ इसी में एक चीज़ और कर लेते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ 1/∞ क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो 0 होता है। तो नहीं बच्चों, ये भी गलत है। आपको यही बोलना है कि 1/∞ क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। जब इन्फिनिटी ही डिफाइंड नहीं है तो उसका रेसिप्रोकल डिफाइंड होने का वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता है। ये तो चलो इसीलिए मैंने आपको बात बीच में आई थी वो बता दी, ठीक है। तो रैशनल नंबर को लेकर के अपन चल रहे थे। तो जिनको भी आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको आप रैशनल नंबर्स बोलते हो। जैसे हमने कल एग्जांपल भी लिए थे 1/3, 4/5, 0, 1, 2, -5, -50, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। कल हमने इस वाले जो डिस्कशन को उस पॉइंट पे एंड किया था कि रैशनल नंबर्स को क्या हम एक डिस्क्रीट सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या।
तो इसका आंसर है नो। तो डिस्क्रीट सेट की तरह क्यों नहीं ले सकते, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे बात करते हैं, तो उसके लिए आप एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, नोट की बात करिए। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स between any two रैशनल नंबर्स। इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स आप ले लो, उनके बीच में आप इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। कैसे भाई, तो इस चीज को आप ऐसे समझिए, जैसे आपने कोई दो नंबर लिए, एक तो लिया मान लो आपने 2.1 और एक आपने ले लिया मान लो 2.2। आपको कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, तो बहुत सारे बच्चे कुछ भी जवाब देते हैं क्लास में, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन बच्चों इसका जो आंसर है वो है इनफाइनाइटली मैनी, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत सारे, कैसे कि जैसे ये रहा तुम्हारा 2.1 और ये रहा आपका 2.2। आपको पता है कि 2.101 वो नंबर इससे भी बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। अब आप क्या करो, यहाँ पर ये 2.1001, ये आप इस प्रकार से आप बीच में जीरोज की संख्या बढ़ाते जाओ, ये नंबर हमेशा इन दोनों के बीच में आते जाएंगे। अरे हाँ कि ना, कोई दिक्कत किसी आदमी को, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये चीज है कि कोई भी दो, ये क्योंकि ये तो मेरे बेटा टर्मिनेटिंग जो अपने मतलब डेसिमल नंबर्स है ना, तो ये तो रैशनल नंबर्स हैं और ये इन दोनों के बीच में ही आ रहे हैं। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो कोई भी रैशनल नंबर लेंगे उनके बीच में हमेशा आप इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक बात है, सो लेट्स सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से कोई भी आप ऐसा डिस्क्रीट सेट नहीं लिख सकते, डिस्क्रीट सेट आप नहीं लिख सकते। कैसे भाई, तो जैसे आपको कोई बोले कि जैसे आपने लिख दिया Q बराबर सर आप ऐसा लिख दो, है ना, ये 0, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, 2, 2.1। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को लिखते हुए देखा, मैं जस्ट आपको एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये लिखना गलत है। ये लिखना गलत क्यों है, क्योंकि अपने को पता है कि आपने ये करली ब्रैकेट्स लगाए हैं। करली ब्रैकेट का मतलब होता है डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट का मतलब है उसमें वही एलिमेंट होंगे जो आपके सामने हैं। तो क्या रैशनल नंबर में 1.1 और 1.2 ही होता है, उसके बीच में भी तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, वो कहाँ गए? आपने वो तो सेट में लिखते टाइम इस चीज का ध्यान ही नहीं रखा। तो इसका मतलब रैशनल नंबर का ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, गलत है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको आगे सेट थ्योरी में पढ़ाया जाएगा। इसको जो लिखना बोलते हैं उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, या इसको बोला जाता है बेटा टेबुलर फॉर्म। किसी भी सेट को लिखने का ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होता है, जो कि डिस्क्रीट नेचर का होता है। तो आप रैशनल नंबर को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिखा जाता है Q इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P, Q बिलोंग्स टू I एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या है? आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो हमको तो ये भी एक डिस्क्रीट टाइप रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, यहाँ पर भी करली ब्रैकेट्स हैं। तो बच्चों ये नहीं है। अभी आपको ये नहीं पता है, किसी को समझ नहीं आए तो डोंट वरी, कोई टारगेट मैथ्स का बच्चा है वो इस बात को समझ पाएगा। ये जो फॉर्म होती है सेट को लिखने की, ये होती है बच्चों आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है सेट को लिखने की। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि Q इज सेट ऑफ x। आप इसको इस प्रकार से रीड करते हो, Q इज सेट ऑफ x सच दैट, ये जो आपके सामने डॉट डॉट लिखे हैं कॉलन, इसको आप पढ़ते हो सच दैट। तो इसका मतलब ये है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब ये है कि जो Q है वो x का सेट है ना। अब आपसे पूछेगा भाई x क्या है,
तो आप बोलोगे x का वैल्यू p अपॉन q के बराबर है, तो फिर एक सवाल आएगा भाई p और q क्या है, तो आप बोलोगे भाई p और q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन q को आपको 0 नहीं लेना है। तो इस प्रकार का सेट से आप जितने भी नंबर्स बनाओगे, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। तो ये सेट को लिखने का एक तरीका होता है, ये सेट को लिखने का रोस्टर फॉर्म होता है। जिनको कि रैशनल नंबर्स को लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। आप इस बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी आदमी को कोई डाउट है, कोई भी डाउट है इस तरह की चीज़ों में, तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9620102929, आप इस नंबर पर मुझे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जो करना चाहो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है इर्रेशनल नंबर्स, दैट इज इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, और इर्रेशनल नंबर को कई जगह क्यू डैश से भी लिखा जाता है और कई जगह क्यू इस प्रकार से सी भी लिखा जाता है। ओके, ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का वे है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो सिंपल बात है भाई, जो रैशनल नहीं है ना, जो रैशनल नहीं है, यानी जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इसको आप दो हिसाब से समझ सकते हो कि द नंबर्स which cannot be represented in the form of p/q, जहां पर p और q क्या हो? इंटीजर्स हो। यदि आप इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तब आप उनको क्या बोलते हो? इर्रेशनल नंबर्स बोलते हो। या इनको बोलने का एक तरीका और होता है, वो आपने शायद, हाँ ऑब्वियस बात है 10th में पढ़ा होगा, वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स, है ना। और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको बताइए पहले, √2, √3, √5, पाई, ई, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। इनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस नेचर का होता है? वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पाई तो पता है, और ई के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। थोड़ा पाई और ई के बारे में अपन पता कर लेते हैं कि भाई पाई और ई क्या चीज है और कैसे है। सो लेट्स सी। तो आप जब 10th क्लास पढ़ते हो तो 10th क्लास में आपने पाई का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे किया था 22/7, है ना। यही लिखते हो आप पाई, 10th में आपने ये लिखता है एरिया ऑफ द सर्कल, और जब आप कैलकुलेशन करते हो तो पाई को फटाक से 22/7 लिख लेते हो। तो ये तो p/q की फॉर्म का है ना। अरे हाँ कि ना, ये p/q का फॉर्म का है नहीं है, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, q ≠ 0 है। तो इस पाई को क्या होना चाहिए था? एक रैशनल नंबर होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको किस कैटेगरी में रखा है? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा है। ऐसा क्यों भाई? या तो फिर ये जो लिखा हुआ है वो गलत है, या मैं गलत हूं, या आपने गलत पढ़ा है। क्या दिक्कत है भाई यहां पर? एनीबॉडी? ओके, तो आपको ये चीज समझना है कि पाई को 22/7 लिखना गलत है। पाई को 22/7 लिखना सही नहीं है। पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेशन का साइन आप ये लेते हो, पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो आप 22/7 लिख सकते हो। ये लिखना फिर भी सही है। और आपके सामने कोई ऐसे बोले कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, तो ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो जो पाई का वैल्यू होता है वो होता है मेरा 3.14
डॉट 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 ये आगे बढ़ता जाता है। इसका कोई रिपीटिंग नेचर का एक्सपेंशन नहीं होता है, ये एक इरेशनल नंबर होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसको आपको ध्यान रखना है। पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होती है, वो उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। दूसरा आपके सामने एक नंबर आया था ई। ई को बोला जाता है आइलर्स नंबर, आइलर्स नंबर इसको बोलते हैं, या दूसरा इसका नाम होता है नेपियर्स कांस्टेंट, नेपियर्स कांस्टेंट, है ना। ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। ये आप मोस्टली 12th क्लास में या एक्सपोनेंशियल के फंक्शन जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। और इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, इसका भी जो है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ये 2.71 समथिंग इसके इक्वल होता है। बस आपको इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखनी है भाई। पाई 3.14 समथिंग और जो आपका ई है वो है आपका 2.71 समथिंग। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर की बात हो गई भाई। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछूं। सवाल ये पूछूं कि 1.1 और 1.2 के बीच में हाउ मैनी इरेशनल नंबर्स आर देयर, हाउ मैनी इरेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1.1 एंड 1.2। आपको ये कोई क्वेश्चन पूछे कि 1.1 और 1.2 के बीच में आपके कितने इरेशनल नंबर्स हैं, तो कितने हैं भाई? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ तो कोई इरेशनल नंबर है ही नहीं, कहाँ से कोई इरेशनल नंबर आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। ओके, आपका क्या आंसर है भाई? एनीबॉडी? एनीबॉडी? ओके, तो मैं बताता हूं आपको। सो देखिए 1.1 और 1.2 इनके बीच में कितने इरेशनल नंबर है ना। क्वेश्चन भी बड़ा थोड़ा वियर्ड सा है, लेकिन इसका भी आंसर ये है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1.1 एंड 1.2। कैसे भाई? तो आपको पता है कि ये एक नंबर है 1.1, आप इसमें जोड़ दो 1/100, 1/100 जोड़ोगे तो ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और जो कि कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है भाई, ये पूरा नंबर। क्योंकि जो 1.1 है उसको तो आप 11/10 लिख सकते हो, एलसीएम वगैरह लेकर के आप थोड़ा जोड़ भाग करोगे तो ये पे बाई क्यू की फॉर्म का जाएगा। तो ये एक नंबर है, रैशनल नंबर है, जो 1.1 और 1.2 के बीच में है कि नहीं है? खैर ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब आप क्या करो, 1.1 प्लस 1 ये भी नीचे आप 0 का नंबर बढ़ाते जाओ और ये नंबर्स आप चेंज करते जाओ, ये सारे के सारे नंबर 1.1 और 1.2 के बीच में नहीं आ जाएंगे क्या? तो ये तो उस बात की एक्सप्लेनेशन हो गई कि कोई भी दो आपके कितने भी छोटे से छोटे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अब बात आती है इरेशनल वाली, तो आप क्या करो, 1.1 प्लस √2/1/1000 ले लो समथिंग। अब ये वो नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, दिस बिलोंग्स टू QC। 1.1 प्लस दिस इज एन इरेशनल नंबर, और ये वो इरेशनल नंबर है जो इस नंबर के बीच में लाई कर रहा है। अब आप क्या करो, 1.1 प्लस √2 ये आप नीचे जीरोज की संख्या बढ़ाते जाओ और इस प्रकार से नंबर चेंज करते जाओ। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर भी होंगे और 1.1 और 1.2 के बीच में भी होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी आप छोटा सा छोटा रैशनल नंबर ले लो या कोई भी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट इंटरवल का आप एक रैशनल नंबर ले लो या रैशनल नंबर ले लो, उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी तो रैशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइटली मैनी इररेशनल नंबर होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए आप इस बात को? इस बात को आपको समझना है अच्छे से, ठीक है? ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। रैशनल और इररेशनल के डिस्कशन के बाद जो अपना अगला पॉइंट आता है वो आता है बच्चों रियल नंबर्स। क्या आते हैं भाई? रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। इनको आप हिंदी में यदि कोई बोलना चाहो तो आप बोलोगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं है ना, रियल नंबर्स। तो क्या होते हैं भाई रियल नंबर्स? तो
तो ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और irrational numbers is called real numbers। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि आप सारे के सारे रैशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर, उनका आप यूनियन ले लो। यूनियन का मतलब अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, ये यू का चिन्ह होता है। यूनियन का मतलब होता है दो सेट्स को जोड़ना। सेट का मतलब है जिनमें कुछ एलिमेंट्स है। भाई ये जो क्यू सेट है इसमें भी कुछ एलिमेंट है, ये रैशनल नंबर का सेट है, और क्यू सी ये इरेशनल नंबर का सेट है। उन सबको जोड़ के लिखने से जो सेट बनेगा, एक बहुत बड़ा सेट बनेगा, उसको अपन रियल नंबर बोलते हैं। बहुत जगह इसको क्यू प्लस क्यू सी बी लिखा जाता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइंड रूप में क्या बोलते हो? रियल नंबर्स बोलते हो। इनको कंबाइंड रूप में क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स बोला जाता है। अब जो रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है वो अपने आप में, जैसे आप में से बहुत सारों को पता होगा कि रियल नंबर को लिखा जाता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना। अब आप बोलोगे सर ये छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये सब क्या है, ये इन्फिनिटी क्या है, कैसा है, क्यों है? तो चलो भाई आपको सबसे पहले यही बताते हैं। अब आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो रैशनल नंबर्स हैं या आपके इरेशनल नंबर्स हैं, ये डिस्क्रीट नंबर का सेट तो नहीं है। अब आप बोलोगे सर आप ये कल से ये डिस्क्रीट कंटिन्यूअस बोले जा रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मामला भी समझा देता हूं कि ये डिस्क्रीट सेट और कंटिन्यूअस सेट होता क्या है ना। तो अपन इस रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन वाले पे थोड़ा दोबारा आएंगे। बीच में 2-3 चीजें हैं जो आपको और सीखने की जरूरत है। वो बातें हैं आपकी सेट थ्योरी की। आपका 11th क्लास का फॉर्मली जो पहला टॉपिक है ना, वो है ही एक्चुअली सेट थ्योरी ही, लेकिन उससे पहले भी आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, वही आपको बताने का प्रयास हो रहा है ना। तो आप समझिए भाई सेट क्या होता है ना। तो सेट मतलब क्या? सेट मतलब होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसी को क्या बोला जाता है? सेट बोला जाता है। अब ये वेल डिफाइंड क्या लफड़ा है भाई नया? व्हाट इज दिस वेल डिफाइंड? तो फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो बोलेंगे सर मेरा कलेक्शन ऑफ शूज, ओके। या आपको कोई बोला जाए मतलब ग्रुप ऑफ रिवर्स इन इंडिया, ओके। तो जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना, इसको आप एग्जांपल से समझते हैं, है ना। तो आप बोलोगे कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। एक तो ये एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ गुड सिंगर्स इन इंडिया। चलो अपन इंडिया की बात कर लेते हैं, अपने देश की बात करेंगे, देश प्रेम की बातें हैं ये, ओके। भाई दोनों का दोनों ग्रुप है। एक तो बोला है कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, तो अपने पता है 29 स्टेट्स हैं, ओके। राजस्थान, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ओके। आपको कोई पूछा जाए कि कौन सा तो इसमें सेट है और कौन सा सेट नहीं है, तो इस चीज को पहचानने का एक सिंपल सा मामला यह है कि ये दोनों टास्क आप इंडिपेंडेंट लोगों को दे दो। 50 लोगों को ये काम दिया, तो क्या इनका आंसर सारे लोग सेम निकाल के लाएंगे? तो मैंने ये काम दिया 50 लोगों को कि भाई आप इंडिया के स्टेट्स का ग्रुप बनाओ, तो सारे के सारे वही 29 नेम लिख के ही लाएंगे, किसी में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी, हाँ कि ना, हर कोई 29 स्टेट का नाम लिख के लाएगा। लेकिन यही टास्क मैंने उन 50 लोगों को दिया जिनको कि मैंने पहले वाला ग्रुप बनाने को दिया था, वो ग्रुप ऑफ गुड सिंगर्स इन इंडिया। अब गुड सिंगर जो है ना, ये टर्म थोड़ी पंगे वाली है, ये गुड सिंगर। अब गुड और बैड ये तो अपना पर्सनल चॉइस है। जैसे मैं इसमें ग्रुप बनाने में बैठूंगा तो सोनू निगम लिखूंगा, हिमेश रेशमिया लिखूंगा,
या जो भी आपके सिंगर्स हैं, वो एक्स पर्सन है वो इसका कुछ और ही अपना ग्रुप बनाएगा, वाई पर्सन कुछ और ही अपना ग्रुप बनाएगा, जेड कुछ और ही बनाएगा। मतलब यहां पर एलिमेंट्स को लिखते टाइम लड़ाई, मतलब लड़ाई को क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो यहां पर एलिमेंट को लिखते टाइम अब ये जो आदमी लिख रहा है ना वो उस पर डिपेंड कर गया, जबकि इसके जो एलिमेंट है ग्रुप 1 के एलिमेंट लिखने में आपको किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिपेंसी, कोई भी यहां पर आपका कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन नहीं है। तो इसीलिए ये लिखा जाता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो जो आपका एग्जांपल 1 है वो तो एक सेट है, और जो एग्जांपल 2 है ये एक सेट नहीं है। क्यों है सेट? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं, स्टेट्स ऑफ इंडिया है, तो वो तो आपका एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। ये आप में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है कि फलाना एलिमेंट उसमें आएगा या नहीं आएगा। आपको पता है यूपी तो आएगा और न्यूयॉर्क नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो इंडिया के स्टेट नहीं है, किसी में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। लेकिन यहां पर आपका डिस्क्रिपेंसी है। यहां पर जैसे मैं और आप में से कोई एक लिखेंगे तो ये अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो इसका मतलब इसको आप सेट नहीं बोल सकते। समझ गए आप इस बात को? ये आपको आप बोलोगे ये सब क्या चल रहा है, तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए ही कुछ सेट थ्योरी की बातें हैं, तो वो आपको यहां पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सेट क्या होता है भाई? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है तो थोड़ा आप उसका देखिए। तो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है? तो सेट रिप्रेजेंटेशन, तो सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो यहां पर तो उसका सबसे पहले सेट का नेम लिखा जाता है, फिर आपके बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स आपके लिखे जाते हैं, और फिर इसके अंदर लिखे जाते हैं मेंबर्स, और वो भी कैसे? कोमा सेपरेटेड मेंबर्स, है ना, कोमा सेपरेटेड मेंबर्स उसमें लिख दिए जाते हैं। कैसे? जैसे आपको लिखना है जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ग्रुप ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, जैसे आपको ये लिखना है, ये आपको पता है ग्रुप होता है, तो इसको आपको ग्रुप को कुछ नाम दे दो, तो नाम दे दिया वी, आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, और उसके मेंबर्स क्या हैं? इसके मेंबर अपने को पता है ए, ई, आई, ओ और यू। ये इस सेट के 5 मेंबर्स हैं। तो इस सेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये सेट का इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को बोला जाता है बच्चों रोस्टर फॉर्म। जो हमने अभी दो दिन से मैं ये वर्ड बोलते जा रहा हूं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसमें आप क्या करते हो? कोमा सेपरेटेड एलिमेंट्स लिखते हो, और उसके एलिमेंट वही होते हैं जो कोमा के द्वारा सेपरेट करके लिखे हुए होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको सेट का नाम देना है। ये नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, कैपिटल, स्मॉल, कोई नंबर, कोई स्पेशल सिंबल, जो भी आपको नाम देना है आप फ्री होते हो। आपने नाम दे दिया, इक्वल टू का चिन्ह लगाया, कर्ली ब्रैकेट का साइन लोगे क्योंकि ये डिस्क्रीट सेट है ना। अब आगे चलेंगे अपन, फिर बताएंगे डिस्क्रीट कंटिन्यूस क्या होता है। डिस्क्रीट का मतलब है जिसमें आप एलिमेंट्स को गिन सकते हो। तो यहाँ पर ये 5 ही एलिमेंट है, इनको आप गिन सकते हो, तो आप इसलिए इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा सेपरेटेड लिखते हो। ठीक है, लगे यार? एक दो चीज और मैं आपको इसमें बता देता हूं कि इस वाले रिप्रेजेंटेशन में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज ये होती है कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, और दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है वो होती है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज इनसिग्निफिकेंट। क्या मतलब है भाई इन दोनों बातों का? जैसे अभी आपने पढ़ा था वोवेल्स का सेट। वोवेल्स का सेट क्या होता है भाई? ए, ई, आई, ओ और यू, ये वोवेल्स का सेट है।
ठीक है, इसमें आपके 5 मेंबर्स हैं। तो सबसे पहला क्या आता है कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, आप रिपीट नहीं कर सकते। कैसे? जैसे आप कोई बोले कि v बराबर जैसे ए ई आई ओ यू, तो इसको इस प्रकार से जनरली नहीं लिखा जाता है। एक ही सेट में 2 एलिमेंट ए लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज इनसिग्निफिकेंट, यानी किस ऑर्डर में आप एलिमेंट लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बच्चा है जिसने एक सेट बी डिफाइन किया, सेट बी में वो ऐसे लिखता है जैसे ई आई ए ओ यू, तो एक बच्चे ने लिखा है सेट वी और एक बच्चे ने लिखा है सेट बी। तो सेट वी में लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू और सेट बी में लिखा है ई आई ए ओ यू। तो मैथमेटिकली सेट ए, सेट वी और सेट बी दोनों इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि इस सेट और इस सेट में क्या हुआ है, सिर्फ एलिमेंट्स का ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है भाई। पहले यहाँ ए था और यहाँ पहले ई आ गया, उससे सेट के लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि लिखे हुए एलिमेंट सेम है तो ऑर्डर चाहे कैसा भी आप लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका जो डिस्क्रीट सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आपका ये रोस्टर फॉर्म है, उसमें आपका यही होता है। 2 चीज आपको ध्यान रखना है कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स आपका अलाउड नहीं होगा और ऑर्डर ऑफ द जो एलिमेंट है वो आपका इनसिग्निफिकेंट होगा, यानी आप किसी भी ऑर्डर में लिखो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और एलिमेंट्स का आप रिपीट करके नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरा जो सेट का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो देखिए आप, वो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। वो होता है आपका बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखते हो कैसे, एलिमेंट्स आर रिटन with the help of their common property। कैसे भाई? तो ये भी बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। कैसे भाई? कोई सेट है तो उस सेट के एलिमेंट्स में कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी तो होगी ना, तभी तो वो उस सेट का हिस्सा बने। जब तक उनमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं हो सकती वो सेट का हिस्सा बन ही नहीं सकते। तो आपको कैसे लिखना है, जैसे आपको लिखना है, जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं आपको। जैसे एक सेट ए लिखा हुआ है जिसमें आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ये एक सेट है जिसको आपने किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ सेट है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ सेट है ये। अब मैं इसको एक दूसरे वे में लिखता हूं कि A इज इक्वल टू सेट ऑफ X सच दैट X इज इक्वल टू 2K, X इज इक्वल टू 2K, जहां पर K का जो वैल्यू है वो जा रहा है 1 to 5 और जहां K बिलोंग्स टू N। अब ये देखो आप, ये क्या बोल रहा है ना, इसको आपको थोड़ा समझना है। ये बोल रहा है, इसको आप ऐसे रीड करोगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, A इज set of X such that A is set of X such that X is equals to 2K, जहां पर K का वैल्यू है जो आपका जा रहा है 1 to 5 और जहां पर K कोई नेचुरल नंबर है। तो कैसे भाई, इसको आप थोड़ा सा यहां समझिए, आपको यहां समझाता हूं इसको। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A इज सेट ऑफ X। A किसका सेट है, X का सेट है, यानी A के अंदर क्या लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है। तो अगला सवाल इमीडिएट बनेगा कि भाई X क्या है, तो X का वैल्यू आपका 2K है। तो अगला फिर सवाल आएगा कि भाई K क्या है, तो K आप बोलोगे सर K है ना 1 से लेकर के 5 तक जा रहा है, तो मैं बोलूँगा यार 1 से 5 तक तो पता नहीं कितने नंबर है, तो K को थोड़ा और डिफाइन करो। तो बोला भाई 1 से 5 तक है लेकिन K एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो K का वैल्यू क्या हो सकता है, K का वैल्यू 1 हो सकता है बिल्कुल, तब X का वैल्यू क्या होगा 2। K का वैल्यू 2 हो सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर लेने हैं, तो 1 से आगे वाला नेचुरल नंबर 2 ही होगा, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 2 बोले तो 4। K का वैल्यू आप 3 लेंगे तब X का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। K का वैल्यू 4 लेंगे तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। K का वैल्यू 5 लेंगे तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा
10। अब देखो आप, A इज सेट ऑफ X, A किसका सेट है? X का, और X का वैल्यू क्या क्या है? X का वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10। तो यार ये जो सेट लिखा हुआ था A इस प्रकार से और इस प्रकार से, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। ये जो लिखी हुई बात है और ये जो लिखी हुई बात है, इसको बस घुमा के लिखा हुआ है, लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम है। तो इस प्रकार से जो लिखा जाता है उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और इस प्रकार से जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, समझ गए आप इस बात को? तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है? एलिमेंट ना लिख करके उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी को वो फॉलो कर रहे होते हैं, उस प्रॉपर्टी को लिख दिया जाता है, और उससे हम लोग उसे डिड्यूस कर लेते हैं, हाँ भाई यहां पर तो यही लिखा हुआ है। समझ गए कि नहीं समझ गए आप इस बात को? तो सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। उन्हें आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, उनको आप ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो, मेंबर्स भी बोल सकते हो, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, ओके। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना? अब आपके सामने मैं 2-3 सिंबल इंट्रोड्यूस करूंगा, 2-3 सिंबल इंट्रोड्यूस करूंगा। आपने में से काफी बच्चों ने ये चीज पढ़ भी रखी होगी, नहीं पढ़ी है तो चलो आज पढ़ लो भाई। जैसे आपके सामने एक तो लिखा हुआ है ये, एक लिखा हुआ है ये, एक लिखा हुआ है ये, और एक लिखा हुआ है ये। इन दोनों में क्या फर्क है? ये जो 4 सिंबल लिखे हुए हैं, सॉरी, इन चारों को क्या बोलते हैं, ये मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां से अपन बहुत सारी चीजें हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। ये जो लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है A इज ग्रेटर देन B, ये इसका मतलब होता है। आप मोस्टली सबको पता होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B, ये इसका मतलब होता है। देखो यहां पर और आता है ना, एंड नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं A इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू B, नहीं, यहां पर और आता है, आपको विशेष ध्यान रखना भाई। अब आप बोलोगे सर ये और एंड क्या चक्कर है, तो ये भी बताएंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A इज लेसर देन B, यानी A B से छोटा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है A इज लेसर देन और इक्वल्स टू B। यहां और होता है, जब ये इक्वलिटी का साइन होता है तब ये और होता है। जैसे क्या मतलब है? जैसे A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, ये दो तरह की, ये जो लिखा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंटेशन, ये दो भाषाओं का कॉम्बिनेशन है। कैसे? A होता है A इज ग्रेटर देन B और A इज इक्वल्स टू B, ये लिखा हुआ है भाई। ये जो दो स्टेटमेंट है, दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इनको मिला के ये लिखा हुआ होता है। बीच में और आता है, बीच में क्या आता है? और आता है। अब और एंड का चक्कर भी आपको समझाना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। चलो भाई, तो इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए अब मैं आपको और एंड का बताता हूं। यहां पर और एंड क्या होता है। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे A इज ग्रेटर देन B एंड A इज इक्वल टू B, ये इसको बोलना गलत है, ये इसको बोलना सही है। अब यदि एंड बोल देते तो क्या हो जाता, और बोल देते तो क्या हो जाता। तो चलो, तो मैं इस चीज पे थोड़ा दोबारा आऊंगा, लेकिन उसके बीच में मुझे आपको और एंड को भी बताना पड़ेगा। तो देखो भाई, और एंड का क्या मतलब होता है। अपना जो बेसिक मैथ्स का जो डिस्कशन है, ये मैं थोड़ा सा इसको इन्वॉल्व कर रहा हूं। ये चीजें आपके आगे बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। और एंड, इनका एप्लीकेशन है ना, सेट का रिप्रेजेंटेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये आप पूरे 2 साल आप यही करते रहोगे, है ना। आगे जब आप 12th क्लास में फंक्शन पढ़ोगे, डोमेन, रेंज वगैरह निकालोगे, बहुत कुछ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वहां पर ये सारी की सारी चीजें आपके काम आनी है ना।
तो मैं आपको दो चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो होता है और दूसरा होता है एंड। इनको सबसे पहले जो बोला जाता है बच्चों लॉजिकल कनेक्टिव्स। इनको क्या बोलते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स। इनको लॉजिकल कनेक्टिव्स बोला जाता है। कोई कनेक्टिव मतलब क्या होता है? जो दो स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं, जो दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे एक कोई स्टेटमेंट है P, ये कोई स्टेटमेंट है, ये कोई स्टेटमेंट है, ये कोई स्टेटमेंट है P, यहां पर कोई भी स्टेटमेंट है Q, कोई भी स्टेटमेंट है Q। इनको जोड़ के लिखने के लिए आप और एंड का यूज करते हो। कैसे भाई? जैसे मैं एक स्टेटमेंट P लिखता हूं, स्टेटमेंट P लिखता हूं भाई, बीकानेर इज इन राजस्थान। ये आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता जाता है। एक स्टेटमेंट Q लिखा हुआ है कि जयपुर इज इन राजस्थान। ये दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ना। तो अब आपको कोई बोले कि आप भाई आप इसका P और Q लिखो, तो P और Q आपका स्टेटमेंट कैसे बन जाएगा? तो वो स्टेटमेंट बन जाएगा बीकानेर और जयपुर इज इन राजस्थान। ये स्टेटमेंट जो बन गया वो आपका यहां पर और एक कनेक्टिव बन गया, और एक कनेक्टिव बन गया जिसने इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के लिखा, इसलिए इसको बोला जाता है लॉजिकल कनेक्टिव। ठीक है, एक लिखा है आपके सामने P एंड Q। P एंड Q क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा बीकानेर एंड जयपुर आर इन राजस्थान। ये स्टेटमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये स्टेटमेंट बनेगा। तो यहां पर जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ वो एंड हुआ है, और इस एंड से ये एक स्टेटमेंट बन गया P एंड Q, ये स्टेटमेंट बन गया P और Q, जहां पर आपका और कनेक्टिव यूज हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि और एंड क्या होते हैं? ये आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। तो अब गिवन स्टेटमेंट की ट्रूथ के आधार पर जो बनने वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो कैसे डिसाइड किया जाता है? वो आप देखो भाई, उसको आप कुछ ऐसे डिसाइड करते हो। तो ये जो और है ना, ये और आपको क्या फीलिंग देता है? ये और फीलिंग देता है आपको हिंदी में जैसे या अथवा, है ना, ये इसकी फीलिंग देता है आपको। एंड जो है ना, ये एंड आपको ये हिंदी वाला जो और है, ये हिंदी वाला और या किंतु, इसकी फीलिंग जो आपको देता है, जो बट जो वर्ड होता है ना, बट, उसकी ये फीलिंग आपको एंड देता है। तो कैसे भाई? तो जैसे आपके सामने एक स्टेटमेंट है P, एक स्टेटमेंट है Q, एक आपने स्टेटमेंट बनाया P और Q, और एक आपने स्टेटमेंट बनाया P एंड Q। कैसे भाई? तो ये देखो आप, माना कि कुछ गिवन सेट ऑफ आपका कंडीशन में स्टेटमेंट P ट्रू था, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये चार ही कंडीशन हो सकती है ना दो स्टेटमेंट को लेकर। या तो दोनों ट्रू हो जाए, या P ट्रू Q फॉल्स हो जाए, या P फॉल्स Q ट्रू हो जाए, या दोनों फॉल्स हो जाए। तो P और Q में दोनों ट्रू है तब भी ये ट्रू होता है, दोनों में से एक ट्रू है तब भी ये ट्रू होता है। और P और Q जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स तभी होता है जब आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो? फॉल्स हो। लेकिन एंड में क्या होता है? जब दोनों ट्रू हो तब तो ये ट्रू होता है, और बाकी यदि कोई एक भी फॉल्स है तब भी ये फॉल्स होगा, और दोनों फॉल्स है तब भी ये फॉल्स होगा। ये आपका P एंड और जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी ये ट्रूथ टेबल होती है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रूथ टेबल। अब आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, आई होप सो, है ना, कि भाई क्या है सिंपल सी आप इसको समझे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये बोलना चाह रहा है कि यदि P और Q दो स्टेटमेंट है, यदि P भी ट्रू है Q भी ट्रू है, तो P और Q है वो भी ट्रू होगा, और P एंड Q है वो स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। P ट्रू है Q फॉल्स है, तो P और Q तो ट्रू होगा लेकिन P एंड Q फॉल्स होगा।
यानी P और Q जो और आपका लॉजिकल कनेक्टिव लगता है उसको ट्रू होने के लिए कोई दोनों ट्रू है तब भी वो ट्रू है, और कोई एक ट्रू है तब भी वो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। लेकिन वो दोनों फॉल्स है तब और का जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स होता है। और जो एंड है, एंड आपका ट्रू तभी होता है जब दोनों ट्रू हो, और ये दोनों में से एक फॉल्स है या दोनों फॉल्स है तो एंड स्टेटमेंट आपका क्या होता है, फॉल्स होता है। समझ गए आप इस बात को? नहीं समझे होंगे तो अब आप एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझिए। मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको बताना है मैथमेटिकली कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट है कि जयपुर और दिल्ली इज इन राजस्थान। एक तो ये स्टेटमेंट है आपके सामने, ये स्टेटमेंट आपको मुझे बताना है कि ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली ट्रू लिखा हुआ है कि फॉल्स लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले देखा कि बीच में क्या लगा हुआ है भाई, और लगा हुआ है, यानी ये दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करके लिखा हुआ गया होगा। तो दो स्टेटमेंट कौन से हैं आपके इसमें, तो आपने इसको डिकोड किया तो पहला स्टेटमेंट आपको पाया, आपको मिला कि पहला स्टेटमेंट तो ये लिखा होगा भाई, जयपुर इज इन राजस्थान। एक तो ये स्टेटमेंट रहा होगा, और दूसरा स्टेटमेंट भाई आपका क्या रहा होगा, वो रहा होगा दिल्ली इज इन राजस्थान। दिल्ली इज इन राजस्थान। तो आपको पता है कि जयपुर इज इन राजस्थान, ये स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू है, क्योंकि अपन जानते हैं। दिल्ली इज इन राजस्थान, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अरे हाँ कि ना, दिल्ली राजस्थान में थोड़ी ना है, दिल्ली तो दिल्ली में। तो क्या करेंगे अपन, अब ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है जयपुर और दिल्ली इज इन राजस्थान, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये इसके आपके कंपोनेंट स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर एक स्टेटमेंट है P और एक स्टेटमेंट है Q। P और Q को मिला के ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यहां पर P तो क्या है, ट्रू है, और Q क्या है, फॉल्स है। तो लॉजिकल टेबल क्या बोलती है कि एक ट्रू एक फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो मैथमेटिकली करेक्ट है, ये ट्रू है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए इस बात को? ये मतलब होता है और एंड का। समझ गए कि नहीं समझ गए आप इस बात को? आगे बढ़ता हूं मैं। यदि मैं ये स्टेटमेंट लिखता आपके सामने कि जयपुर एंड दिल्ली इज इन राजस्थान, ये स्टेटमेंट मैं लिखता तो ये स्टेटमेंट लॉजिकली ट्रू है कि फॉल्स है? तो जयपुर इज इन राजस्थान ये तो ट्रू है, बीच में एंड लगा हुआ है, दिल्ली फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स है तो ये क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। तो ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली फॉल्स है। आप समझ गए इस बात को? किस प्रकार से आपको लॉजिकल जो आपके कनेक्टिव्स हैं और एंड, वो कब ट्रू होते हैं कब फॉल्स होते हैं, इसके बारे में जो आगे का जो डिटेल डिस्कशन है वो अपन जो कल वाला लेक्चर है उसमें लेंगे। और अभी आज का जो आपका लेक्चर है उसका टाइम हो गया है बच्चों। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। थोड़ा आप इसको जो आगे वाला जो लेक्चर है, अभी ये आपको बीच में सेट की बातें और एंड की बातें, और अब अपन आगे फिर इसको नंबर सिस्टम से भी आगे इसको कनेक्ट करेंगे, है ना। मैं इस फ्लो की तरफ क्यों जा रहा हूं, मैं आपको दो तीन चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिस्क्रीट सेट और कंटिन्यूस सेट का मीनिंग समझाना चाह रहा हूं। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, उनकी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और उनको समझने के लिए आपको इस और एंड को समझना पड़ेगा, है ना। और एंड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका और का मतलब आगे आप देखेंगे कि उसका मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है ना। ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, तो इसलिए अपने को इनकी बिल्कुल डिटेल में जाकर के इनकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वही आपको बताने का प्रयास हो रहा है। कल अपन दोबारा वही इसी टाइम पे मिलेंगे 8 से 9। ठीक है बच्चों, थैंक यू।